जो टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक है फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट क्या होती है? फ्री कंसेंट का मतलब है कि आपने जब ऑफर को एक्सेप्ट किया था, जब कंसिडरेशन वाली पूरी एसेंशियलिटीज कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपने कैपेसिटी ऑफ पार्टी भी चेक कर लिया कॉन्ट्रैक्ट में, आपने जिस बंदे की अप्रूवल ली है या जिस पार्टी की अप्रूवल ली है, क्या उसने अपनी अप्रूवल फ्री ऑफ एनी फियर दी है? उसको किसी ने मोटिवेट या किसी ने चार्ज या किसी ने धमकी तो नहीं दी है? कोई कॉर्शन, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से तो नहीं हुआ? राइट। सो ये सब चीजें हमें इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करनी है। इसको हम बोलते हैं फ्री कंसेंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है? एक तो आपकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिकल ऑफ माइंड्स। आप जो सोच रहे हो ना, सामने वाला भी उसी प्रोडक्ट को परचेज या सेल करने की सोच रहा हो। राइट। सो आइडेंटिकल ऑफ माइंड जब तक नहीं होगा, सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप अक्सर एग्री नहीं होगे, तब तक हम कह नहीं सकते कि आपका फ्री कंसेंट हुआ है। सो लेट्स गेट टू द फ्री कंसेंट वाला टॉपिक। सो सेक्शन 10 क्या कहता है कि फ्री कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट असेंशियल एलिमेंट है किसी भी वैलिड कंसिडरेशन के लिए। ये इट इज नॉट ओनली दैट फ्री कंसेंट इज इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्री कंसेंट ही चाहिए, बट और क्या चाहिए उसके साथ में? फ्री कंसेंट के साथ में आपको चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिकल ऑफ माइंड्स। आप और जो अदर पार्टीज हैं दोनों सेम चीज को सेम तरीके से सोचते हो, राइट, विद रिगार्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट को लेके। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस टर्मिनोलॉजी इज नोन एज कंसेंसस एडिडम। सो अगर एक भी पार्टी का फ्री कंसेंट नहीं है या कंसेंट ऑब्टेन तो हुई है बट विद कॉर्शन हुई है, कॉर्शन का मतलब यूज ऑफ फिजिकल फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुई है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? एक फादर का एक सन के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, एक टीचर का एक स्टूडेंट के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, राइट। या फ्रॉड से हुई है या मिस रिप्रेजेंटिंग समथिंग तब हुई है या मिस्टेक से हुई है, देन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा इन सब केसेस में, बट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसकी कंसेंट ऐसे ली गई है, राइट। So as per section 13 of the Indian Contract Act, it is not only free consent but all the parties to the contract. सिर्फ फ्री कंसेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सारी पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। सब पार्टीज सेम चीज को लेके सेम सेंस में एग्री होनी जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड इफ वन ऑफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज थिंकिंग ऑफ अ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड अदर पार्टीज टॉकिंग अबाउट अनदर और डिफरेंट प्रोडक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट आप कंप्लीट कर ही नहीं सकते हो अगर आप कुछ और सोच रहे हो, दूसरी पार्टी कुछ और सोच रही है, सेम चीज सेम कॉन्ट्रैक्ट को लेके, राइट। सो आप दोनों का आइडेंटिकल सोचना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टी है श्याम who wants to sell his Sentro car, but मोहन has entered into a contract ये सोच के कि वो सेंट्रो नहीं स्विफ्ट कार बेचना चाह रहे हैं। सो कंसेंसस एडिडम हुआ ही नहीं यहाँ पे, सो नो कॉन्ट्रैक्ट। क्यों क्यों कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं हुआ? ड्यू टू द एरर इन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एरर इन द आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज, या तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गलत है या आइडेंटिटी ऑफ पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है वो गलत है, एरर इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है या वही गलत है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में हमने 5 टॉपिक अंडरस्टैंड करने हैं। सो वी स्टार्ट विद द कॉर्शन। कॉर्शन क्या होता है? कॉर्शन सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स यूज ऑफ फिजिकल फोर्स। प्लीज अंडरस्टैंड, फिजिकल फोर्स इसमें हम यूज करते हैं। कैसे? हम किसी को थ्रेटन करते हैं, हम कुछ ऐसा एक्ट करते हैं विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, राइट। सो दिस इज कॉर्शन। क्या कहता है कॉर्शन? क्या होता है? कॉर्शन का मतलब है कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट जो फॉरबिडन बाय लॉ है, जो लॉ ने अप्रूव नहीं किया। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए थ्रेट और फोर्स्ड यूज बाय वन पार्टी। या तो मैंने आपको थ्रेट किया या मैंने आपको फोर्सफुली यूज किया टू एनफोर्स अनदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ताकि मैं दूसरी पार्टी को एनफोर्स कर पाऊं कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हूं। सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कॉर्शन। कैसे डिफाइन करता है? कमिटिंग, या तो करना, या थ्रेटनिंग टू कमिट, या किसी को धमकी देना। कोई भी ऐसा एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड ने उसको फॉरबिड किया हुआ है, और एन अनलॉफुल रिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रीजुडिस ऑफ एनी पर्सन। जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में अगर आप कॉर्शन करते हो तो आप मिस्टेक करते हो। आप मिस्टेक एज इन आप एक्ट
फॉरबिडन बाय लॉ करते हो। सो इंटेंशन ऑफ इंड्यूसिंग द अदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपने उसको इंड्यूस किया है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, लेकिन वो फ्री माइंड से नहीं आया, वो कैसे आया है, धमकी, आपकी थ्रेटनिंग के कारण। सो एन एक्ट विल अमाउंट टू कॉशन इफ द फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल होती हैं। देयर आर क्लियर इंडिकेशंस ऑफ द थ्रेट, आपको क्लियरली पता है कि थ्रेट हुई है। थ्रेट शुड बी टू कमिट एन एक्ट, कुछ ऐसा एक्ट कमिट करने की थ्रेट हुई है विच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड ने जो फॉरवर्ड किया है, विच डील्स विद क्रिमिनल नेचर ऑफ केसेस, जो क्रिमिनल नेचर ऑफ केसेस से डील करता है। This threat must be to induce the other party to enter into a contract for doing an act or abstain from doing an act, या तो कुछ एक्ट करे या abstain हो कोई भी एक्ट करने से, इसको हम कॉर्शन कहते हैं। सो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट टू नोट हियर इज दैट सच एन एक्ट may be done by one of the parties to a contract or even by any stranger to a contract, या तो कोई एक पार्टी उसको कर सकती है या स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कर सकता है। इट मे बी इंड्यूस्ड बाय एनीवन, कोई भी, राइट, पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और बाय अ स्ट्रेंजर। सो ऐसा नहीं है कि दो पार्टीज में से एक पार्टी दूसरे को फोर्सफुली कर रही है ना, तीसरी कोई और बंदा हु इज नॉट पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो भी धमका सकता है आपको। इट मे बी डायरेक्टेड टू द अदर पार्टी टू एन एग्रीमेंट और एनीवन एल्स, दूसरी पार्टी की तरफ या किसी तीसरे बंदे को हो सकता है टू अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी दो पार्टीज हैं, बी ने ए को थ्रेट किया, पोर्शन में आ गया सेक्शन 15। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ए एंड बी दोनों पार्टीज हैं, सी ने ए की फैमिली को थ्रेट किया कि ए को बोलो कि वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, राइट, सो बाय एनी स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो एन एग्रीमेंट द कंसेंट ऑफ विच इज टेकन बाय कॉर्शन, ये वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी whose consent is so obtained, so जिसको कंसेंट इस तरह से ली गई है। दिस मीन्स द एग्रीड पार्टी कैन एट एनी टाइम, ये प्रूव करने के बाद द यूज ऑफ कोर्शन कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द सेड एग्रीमेंट, वो ये कह सकती है कि मैं ये एग्रीमेंट को ना तो एक्सेप्ट करूंगा ना रिजेक्ट करूंगा। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी के ऑप्शन पे वॉइडेबल हो जाएगा। अगर वो इसको वैलिड करवाना चाहता है तो वो वैलिड भी हो जाएगा, अगर वो इसको वॉइड करना चाहता है तो वॉइड भी हो जाएगा, राइट। सो इन केस द मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कॉशन, जो भी पार्टी बेनिफिट कर रही है उसको इन सब चीजों को रिटर्न करना पड़ेगा। इंग्लैंड में कॉशन को हम ड्यूरेस कहते हैं, द यूज ऑफ बॉडीली फोर्स फॉर टेकिंग द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी, इसको हम ड्यूरेस कहते हैं, राइट। Following points are the points of difference between coercion and duress. So क्या है ये coercion, it can be directed against third party. Third party मतलब मैंने बोला ना A की फैमिली को अगर आप थ्रेटन करते हो, duress has to be against the contracting party के अगेंस्ट ही होना चाहिए, उसकी इमीडिएट फैमिली के अगेंस्ट ही होना चाहिए। It can be against the property of other or even against another person, दूसरे की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होना चाहिए। It has to be against the life एंड फ्री विल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पर्सन, या तो लाइफ के अगेंस्ट हो या उसकी फ्री विल के अगेंस्ट हो, यानी कि उसकी खुद की इच्छा के अगेंस्ट हो। इट कैन प्रोसीड फ्रॉम एनीवन, सो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी हो सकता है। इट हैज टू प्रोसीड फ्रॉम द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपकी पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, ड्यूरेस सिर्फ और सिर्फ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट से ही मूव होना चाहिए। इट मे और मे नॉट बी फॉर इमीडिएट वायलेंस, इट मस्ट बी टू कॉज इमीडिएट वायलेंस। सो कॉशन का मतलब ये नहीं है कि अभी के अभी वायलेंस हो, बट जो ड्यूरेस है वो अभी वायलेंस के ऊपर ही होता है, राइट। सो दिस वाज कॉर्शन सेक्शन 15। नेक्स्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या कहता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस डू नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस में फिजिकल फोर्स नहीं होती, यूज ऑफ रिलेशनशिप होता है दैट एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो मैंने एग्जांपल दिया आपको फादर एंड सन का, स्टूडेंट एंड टीचर का, राइट। Sometimes the party in a contract are so much related to each other that one party is in a position to influence the decisions made by the other party, कि जो एक पार्टी है वो इतने इन्फ्लुएंस में है दूसरी पार्टी को अच्छी तरह उसको इन्फ्लुएंस करके डिसीजन अफेक्ट करवा सकती है। ये डोमिनेंस डज नॉट इन्वॉल्व यूज ऑफ फोर्स, इसमें फोर्स यूज नहीं होती। अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर and uses that position to obtain an unfair advantage of the other। ऐसा है कि दूसरी पार्टी अपनी विल को डोमिनेट कर सकती है
और वो अपनी पोजीशन को यूज करके विल डोमिनेट करती भी है। Person is said to be deemed to be in a position to dominate the will of the other when he holds an authority, चाहे real authority है या apparent है, over the other, or when he stands in a fiduciary relationship to the other। fiduciary relationship का मतलब क्या होता है? fiduciary relationship का मतलब है कि वो ऐसे relationship में है जहां पे वो दूसरी पार्टी को इन्फ्लुएंस कर सकती है, दूसरी पार्टी ट्रस्ट के ऊपर। फिड्यूशरी मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट के ऊपर उस बंदे के साथ अगर आपके फादर ने आपको बोल दिया कि ये करना है तो एज ए सन आप वो ट्रस्ट के कारण करोगे। आपके टीचर ने बोल दिया स्टूडेंट को कि ये करना है तो एज अ स्टूडेंट आप वो करोगे, राइट। सो ट्रस्ट, आप करियर भी इवन टीचर के कहने पर कई बार डिसाइड करते हो। सो फिड्यूशरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। सो आपका टीचर का सारी उम्र आपके ऊपर इन्फ्लुएंस रहेगा। क्लियर? सो इंग्रेडिएंट्स क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस के? वन ऑफ द पार्टीज डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक पार्टी दूसरी की विल को डोमिनेट करती है, उसका रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी होती है दोनों की। ही इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। वो करती है और उसके पास पोजीशन भी है उसको डोमिनेट करने की। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी बात मानते हैं। सो स्टूडेंट्स के विल को मैं डोमिनेट कर सकता हूँ। डोमिनेटिंग पार्टी टेक्स द एडवांटेज ऑफ द रिलेशंस। वो अपने जो भी रिलेशंस हैं वो उसकी एडवांटेज लेती भी है। सो एग्जांपल्स क्या है? सॉलिसिटर जो है एक एडवोकेट विल ऑफ द क्लाइंट को डोमिनेट कर सकता है। एक डॉक्टर अपने पेशेंट की विल को डोमिनेट कर सकता है। सो अनड्यू इन्फ्लुएंस इज नॉट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ रिलेशंस और मॉरल फोर्स। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ रियल, कौन सी अथॉरिटी, या एपेरेंट अथॉरिटी। सो एक एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं। पुलिस ऑफिसर है और एक अक्यूज्ड है और दी पार्टी स्टैंड इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। ठीक है, ट्रस्ट के ऊपर है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है। फादर एंड सन, डॉक्टर एंड पेशेंट, ये सब म्यूचुअल ट्रस्ट पे होता है, राइट। व्हेन कंसेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस द एग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज। जब कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ आती है तो ये एग्रीमेंट वॉइडेबल होता है एट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, जिसकी कंसेंट इस तरह से ली गई है। In such cases, the court can either set aside the whole contract or order for the restitution of all the rights। या तो वो set aside कर सकती है पूरे कॉन्ट्रैक्ट को, या वो restitute करती है इन सारे राइट्स को या उस कंडीशन को which the court deems fit, जो कोर्ट फिट डीम करती है, राइट। वगैरह चांसेस क्या है? चांसेस ऑफ कॉशन ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या, कैसे पता लगता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है? एपेरेंट है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। आप एक घर बेचने जा रहे हो, घर है 1 करोड़ का, आप बेच देते हो 50 लाख में। सो वाई 50 लाख लॉस? नॉर्मली अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण होता है। इनइक्वालिटी बिटवीन द पार्टीज। सो जब दो पार्टीज हैं, इनइक्वल हैं, यानी कि एक बहुत ही हाई रैंक पुलिस ऑफिसर है और एक अक्यूज्ड है, इनइक्वल। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप ऑफ द पार्टीज, फादर सन, टीचर, स्टूडेंट, राइट। पर्दानशी वुमेन, पर्दानशी वुमेन कौन होती है? पर्दानशी वुमेन। और लास्ट इज अनकॉन्शियबल बार्गेन्स। कुछ ऐसे बार्गेन्स हुए हैं जो कॉन्शियस के साथ नहीं हुए, जो लगता है कि कुछ गलत हुआ है उनमें, राइट। सो पर्दानशी वुमेन कौन होती है? पर्दानशी वुमेन वो होती हैं जो सेक्लूजन में रहती है हमेशा, राइट। दे लिव इन अ सेक्लूजन और फेस, दैट इज हर फेस और आइडेंटिटी इज अननोन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, किसी को नहीं पता होता। शी हैज नो कम्युनिकेशन एक्सेप्ट फ्रॉम बिहाइंड द पर्दा, पर्दा के पीछे के सिवाय और किसी तरह से कोई उनको जानता नहीं है। विद एनी मेल पर्सन एक्सेप्ट फ्यू प्रिविलेज रिलेशंस, किसी भी मेल पर्सन को नहीं जानती कुछ प्रिविलेज रिलेशंस को छोड़ के। लॉ प्रोवाइड स्पेशल प्रोटेक्शन टू देम, लॉ उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देता है क्योंकि वो इग्नोरेंट है विद द वर्ल्ड की नॉलेज, वो इंटरेक्ट ही नहीं करती हैं किसी से भी। सो कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्दानशी वुमेन इज प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। जो भी ये वुमेन है वो सब अनड्यू इन्फ्लुएंस से इंड्यूस्ड है। शी इज नॉट बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी उनमें से कॉन्ट्रैक्ट के साथ बाउंड नहीं होता अनलेस द अदर पर्सन प्रूव्स इट टू बी हर वॉलेंट्री एक्ट, अगर जब तक कोई और बंदा उसको वॉलेंट्री एक्ट प्रूव ना करे, राइट। अब कॉर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या डिफरेंस है? कॉर्शन में फिजिकल फोर्स हम यूज करते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस में हम मॉरल फोर्स यूज करते हैं। वी डू नॉट यूज द फिजिकल फोर्स। इट कैन बी एक्टेड बाय द स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताई एग्जांपल
कि ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट है बट सी भी इसको एक्ट अपॉन कर सकता है। दिस इज डन बाय अ पर्सन जो फिड्यूशरी रिलेशनशिप में है, जो दूसरे की विल को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये क्रिमिनल होता है सीआरपीसी में, इसमें कोई क्रिमिनल नहीं होता, देयर इज नो क्रिमिनल एक्ट इन अंडर इन्फ्लुएंस। Contract is voidable at the option of agreed party. Contract is either voidable at the option of agreed party or court may make it valid but in a modified way. कोर्ट उसको वैलिड बोल सकती है बट किसी मॉडिफाइड वे के थ्रू, अदरवाइज नहीं, राइट। सो हमने अभी क्या पढ़ा, कॉशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। लेट्स कीप दिस वीडियो टिल हियर ओनली। नेक्स्ट में हम फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है फ्रॉड। फ्री कंसेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड का मतलब होता है धोखा देना। अब फ्रॉड मीन्स और इंक्लूड क्या करता है, सारे ऐसे एक्ट विच आर कमिटेड बाय पर्सन विद एन इंटेंशन टू डिसीव द अदर पर्सन, दूसरे बंदे को धोखा देने के लिए। धोखा मतलब इंटेंशनल होता है, राइट। इंटेंशनल मतलब मैं ए हूं, दूसरी पार्टी बी है, आई एम श्योर टू डिसीव द अदर फेलो, दैट इज अ फ्रॉड। सो डेलिबरेट एक्शन होना चाहिए, ये विलफुल अटेम्प्ट होनी चाहिए, जानबूझ के किया होना चाहिए बाय अ पर्सन टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आप दूसरी पार्टी को इंड्यूस करते हो ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। सो फ्रॉड मींस ए फॉल्स और रॉन्ग स्टेटमेंट मेड टू द अदर पार्टी नोइंग, आपको पता है कि वो फॉल्स स्टेटमेंट है, और इवन विदाउट केयरिंग टू चेक, आपने कोशिश भी नहीं की उसको चेक करने की, इसको हम कि वो ट्रू है या फॉल्स है, इसको हम फ्रॉड कहते हैं। सो फ्रॉड जो है ना वो कमिटेड बाय स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। अगर किसी स्ट्रेंजर ने, ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट है, सी ने फ्रॉड किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। सच फ्रॉड डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। द फ्रॉड मस्ट हैव बीन कमिटेड बाय द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और हिज एजेंट, या तो कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ने किया हो या उसके किसी एजेंट ने किया हो। A person who is of the age of 60 years or more and cannot be insured, but to drive a benefit, he deliberately conceal his age or state the age lesser than what he exactly is. अब एक बंदा है जो 60 साल का है, सो वो इंश्योरेंस नहीं ले सकता, लेकिन अगर उसने इंश्योरेंस लेने के लिए अपनी एज 60 से कम बताई है, डेलिबरेटली कंसील्स हिज एज, या ऐसा बताता है जिसमें उसकी एज इज लेसर देन व्हाट ही एग्जैक्टली इज, जितने का है उससे कम बताई है, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस लेने के लिए, सो इसको हम फ्रॉड बोलते हैं। एंड इंश्योरेंस कैन एट एनी टाइम कैंसल दी पॉलिसी, उस पॉलिसी को वो किसी भी टाइम पे कैंसल कर सकता है। सो सेक्शन 17 क्या कहता है? सेक्शन 17 स्टेट्स दैट फ्रॉड मींस एंड इंक्लूड्स क्या? कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। एक सच्चाई है, आपने उस सच्चाई को छुपा लिया, लेकिन वो सच्चाई सबसे इंपॉर्टेंट थी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, दिस इज फ्रॉड, राइट। सो एक बंदा है जो, इफ अ पर्सन कंसील्स अ फैक्ट विच इज मटेरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज हिज ड्यूटी टू डिस्क्लोज इट। सो कोई भी ऐसी चीज जो मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए और उसकी ड्यूटी है उसको डिस्क्लोज करना, इट विल बी कॉज ऑफ फ्रॉड, वो उसका फ्रॉड माना जाएगा। ये अप्लाई इन केस ऑफ एब्सोल्यूट फेथ ऑन द सेलर्स पार्ट, जो सेलर है उसके पार्ट पे एब्सोल्यूट फेथ होता है, विल सुपरसीड द रूल ऑफ कैवेट एम्प्टर कि लेट द बायर बी अवेयर। सेलर को बताना पड़ेगा कि वो आयरन आप विद वाटर यूज कर सकते हो, विदाउट वाटर यूज कर सकते हो, उसमें इलेक्ट्रिक शॉक तो नहीं लगता, यहाँ टच नहीं करना आयरन को, वहां टच, सो ये सब चीजें उसको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। सो सेलिंग अ ब्रोकन आइटम और यूज्ड आइटम बाय द सेलर स्टेटिंग इट टू बी अ न्यू इज फ्रॉड। पुरानी चीज बेचना लेकिन उसको बताना नया है, तो ये फ्रॉड होता है। सो फ्रॉड मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट, कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट मेड विदाउट केयरिंग फॉर इट्स ऑथेंटिसिटी। आप ये केयर नहीं कर रहे हो कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, उसको हम फ्रॉड कहते हैं। इफ द सेम स्टेटमेंट इज मेड विद ऑनेस्टी देन इट इज नॉट फ्रॉड। सो आपको प्रूव करना पड़ेगा क्या? डेलिबरेट इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी। लॉ ने उस पॉइंट को डिक्लेयर किया हुआ एज ए फ्रॉड, कोई भी ऐसा एक्ट बाय आइदर पार्टी विद द इंटेंशन टू डिसीव द लॉ, ये एक फ्रॉड होगा। फॉर एग्जांपल, अ सीक्रेट एग्रीमेंट अगर आप कर देते हो मेड विद द क्रिमिनल टू मेक हिम बेनिफिशियल, किसी भी क्रिमिनल के साथ अगर आप सीक्रेट एग्रीमेंट करते हो ताकि उसको बेनिफिशियल दिखा सको, ये फ्रॉड है आइज ऑफ लॉ में। नॉन इंटेंशनल प्रॉमिस, अ प्रॉमिस मेड विद द इंटेंशन ऑफ नॉट परफॉर्मिंग इट, आपने एक प्रॉमिस कर दिया बट आप उसको परफॉर्म करोगे नहीं, आपको पता है, सो यू आर बेसिकली डिसीविंग द अदर पार्टी, ये फ्रॉड होता है। फॉर एग्जाम्पल, परचेजेस डन एंड पोजीशंस टेकन विद द इंटेंशन ऑफ नॉट पेइंग, पैसा ही नहीं देना, सो फ्रॉड।
एनी अदर एक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, आपकी जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है उसका कोई भी और एक्ट जो इंटेंशनल टू डिसीट, वो फ्रॉड होगा. Thus the intention to deceive or the false inducement to the other party to make him enter into the contract, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए अंडर सेम बिलीव ऑफ हिम बीइंग अ रेनाउंड पर्सन. आप उसको ये दिखाते हो कि आप बहुत ज्यादा रेनाउंड पर्सन हो ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, सो ये फ्रॉड है. या आप ऐसा दिखाते हो कि वो रेनाउंड पर्सन भी उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, सो ये भी फ्रॉड है. सो प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ द अबव फैक्टर्स लीड्स टू फ्रॉड. ये सब फ्रॉड का पार्ट होते हैं. हेंस the willful intention of one of the parties to deceive the other party और उसको induce करना to enter into a contract ताकि वो contract में enter हो जाए with himself or some other party, ये एक act of fraud माना जाएगा. innocent party must also have suffered the damages. जो भी आपकी innocent party है वो भी damages suffer किया हो इस fraud के कारण. So the existence of fraud can be proved when such other party have suffered the loss. वो एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड प्रूव हो जाएगा जब उस दूसरी पार्टी को लॉस हुआ है. किस एक्ट के कारण? ड्यू टू दिस एक्ट ऑफ द फ्रॉडुलेंट पार्टी, आपने फ्रॉड किया है, राइट. सो इस एक्ट के कारण उसको प्रूव हो जाएगा. सो रूल्स क्या है? आप देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको. आप कहीं पे जाते हो, आप कहते हो कि पर्टिकुलर रेनाउंड पर्सन भी मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, राइट. जब ऑपोजिट पार्टी पूछती है तो वो चुप रहते हो. दीज आर कॉल्ड एज रूल्स रिगार्डिंग साइलेंस. सो साइलेंस के टाइम पे क्या करना है? प्लीज अंडरस्टैंड देम. एज पर कैवेट एम्प्टर इट इज द बायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क एंड नो. सो कैवेट एम्प्टर ये कहता है लेट द बायर बी अवेयर. सो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूछना वेदर द आइटम इट इज परचेजिंग हैज एनी यूज टू द बायर. जो आइटम वो खरीद रहा है क्या उसमें कुछ यूज है बायर का? इट सेज लेट द बायर बी अवेयर. सो कैवेट एम्प्टर का मतलब होता है बायर को अवेयर होना. अगर बायर इज गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी और टाइम, बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी या रीजनेबल टाइम दिया हुआ है टू नो अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द आइटम, ताकि वो उन फैक्ट्स ऑफ द आइटम को जज कर सके, देख सके. इवन देन द बायर परचेजेस, अगर फिर भी बायर उसको परचेज करता है, दैट इज नॉट फ्रॉड. सो मेयर रिमेनिंग साइलेंट इन केस ऑफ सेलर डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड इन ऑल द केसेस. सो आपने बायर को एक फोन दिया, उसको बोला जो इसमें चेक करना है आप खुद चेक कर लो. अगर वो खुद चेक करता है एंड ही नोज ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स और उसको फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप किसी को बुला के चेक करवा लो, मैकेनिक को जो फोन ठीक करता हो. स्कूटर है तो स्कूटर के मैकेनिक को बुला के ठीक करवा लो. अगर आपको फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाती है, आप उसको बुलाओ मैकेनिक को या ना बुलाओ, अब बॉल इज इन योर कोर्ट, विच मीन्स अब ये फ्रॉड नहीं होगा अगर आप बाय कर लेते हो. सो फॉलोइंग आर द केसेस जहां पे साइलेंस फ्रॉड होता है. अगर बायर हैड द टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू नो द फैक्ट्स अबाउट एन आइटम, राइट. अटमोस्ट गुड फेथ, अगर बायर जो बाय कर रहा है वो कहता है सेलर को कि भैया आप बता दो, अगर आप कहोगे मेरे लिए ठीक है तो मैं ले लूंगा, अगर आप कहोगे मेरे लिए ठीक नहीं है तो मैं नहीं लूंगा. सो अटमोस्ट गुड फेथ हमेशा उसको, इन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द पर्सन जो साइलेंट है वो स्पीक बोले. There is every possibility that the product being purchased by one of the parties or a party to a contract may not be well aware of the product and depend totally on the information to be provided by the other party. So कई बार ऐसा हो सकता है मेरे को बहुत सारी चीजों का नहीं पता, अगर मैं बाय करने जाता हूँ मैं उस सेलर को बोलता हूँ कि भैया बताना जरा ये ठीक रहेगा. सो अगर आप कह देते हो हाँ ठीक रहेगा, सो इट मीन्स आपके फेथ के ऊपर वो परचेज हुआ, राइट. सो जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, 50 इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, आप कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे? आप सामने वाले कहते हो मेरी ये कंडीशंस है, आप मेरे को बेस्ट चूज करके बता दो. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, राइट. सो बेसिक रूल बिहाइंड एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस इज फुल डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स. आपको बताना है दैट आर नोन एंड ऑनेस्ट इन डिस्क्लोजिंग ऑल ऑफ दिस, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड. सो जो आपको पता है आपको वो सारे मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स सही तरीके से बताने ही बताने हैं, राइट. फैमिली सेटलमेंट, so type of contract requires complete disclosure. for example I am a solicitor और मेरे को will settle करवानी है, आपके बारे में मेरे को complete डिटेल बताओगे, आप कौन आपके ब्रदर हैं, कौन सिस्टर हैं, कौन फैमिली में क्या ट्री है, राइट. सो जब तक मेरे को वो मटेरियल फैक्ट्स नहीं पता होंगे फैमिली सेटलमेंट प्रॉपर और लीगल वे से नहीं हो सकती. फिड्यूशियरी रिलेशनशिप जहां पे ट्रस्ट होता है, काइंड ऑफ रिलेशनशिप वेयर वन पार्टी शोज फुल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस.
दूसरी पार्टी को, द अदर पार्टी विल नाउ अंडर ड्यूटी टू एक्ट विद एटमोस्ट गुड फेथ, दूसरी पार्टी उस ड्यूटी में होती है कि वो एटमोस्ट गुड फेथ में एक्ट करे एंड मेड द कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द मटेरियल फैक्ट्स नोन टू हिम, जो भी उसको पता है वो सारे मटेरियल फैक्ट्स उसको जरूर बताए। Marriage related contracts, so every party has full right to know and disclose all the material facts relating to that marriage। जो भी material marriage related contracts हैं, हर एक पार्टी को पूरा राइट है कि वो डिस्क्लोज करे सारे मटेरियल फैक्ट्स को उस मैरिज से रिलेटेड। समटाइम्स व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड बाय द मटेरियल फैक्ट्स, सो हर एक पार्टी को ये राइट है कि वो अपने फुल राइट है कि वो डिस्क्लोज करे सारे मटेरियल फैक्ट्स जो कि उस मैरिज से रिलेटेड है। अगर कुछ ऐसे मटेरियल फैक्ट्स हैं जो उस मैरिज से रिलेटेड नहीं है तो शायद वो डिस्क्लोज ना करे, बट अदरवाइज उस मैरिज से रिलेटेड जिससे उससे मैरिज में करनी है या नहीं करनी है इम्पैक्टेड होगा, सो मटेरियल फैक्ट्स को रिलेट करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड देन ऑल द मटेरियल फैक्ट्स वर डिस्क्लोज, सारे मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज हो जाते हैं एंड होता क्या है, नथिंग वॉज कंसील्ड, बट बाद में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ऐसी चीजें निकल के आती हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं एंड इट बिकम्स फॉल्स when acted by the other contracting party, जब दूसरी contracting party इसके ऊपर एक्ट करती है। The changed circumstances have to be communicated if known to any of the parties, अगर किसी भी पार्टी को इन circumstances का पता है तो वो इन circumstances को disclose करेगा और जो भी change circumstances हैं वो properly communicate करेगा। प्रॉपर फॉर्मेट से, प्रॉपर चैनल से कम्युनिकेशन जरूरी है। कम्युनिकेशन जिसको जाना चाहिए आपने उसको छोड़ के किसी और को कर दिया तो वो भी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा, राइट। स्पीकिंग सम एंड कंसीलिंग सम अदर इंफॉर्मेशन, कुछ इफ वन ऑफ द पार्टीज इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द फैक्ट्स, उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है वो फैक्ट्स डिस्क्लोज करे, बट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस के कारण वो बोल देता है स्पीक और डिस्क्लोज, राइट। कुछ इन्फो, ही हु विल बिकम गिल्टी अगर वो कंप्लीट डिटेल्स नहीं बताता, ठीक है। उसको अगर कंप्लीट डिटेल्स नहीं पता है फिर भी वो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कहीं से लाके बोल देता है, सो अगर वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं बताता एज पर द सर्कमस्टांसेस ही विल आल्सो बी प्रूव्ड एज गिल्टी। व्हेन द कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड, जब कोई भी कंसेंट है एग्रीमेंट की वो फ्रॉड से होती है, एग्रीमेंट बिकम्स वॉइडेबल। फ्रॉड का मतलब है एग्रीमेंट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसकी कंसेंट इस तरह से ली गई है। सच सफरर पार्टी में आइदर रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, वो या तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकती है, कैंसिल कर सकती है या डैमेजेस क्लेम कर सकती है जो भी उसको लॉस सफर हुआ है इस फ्रॉड के कारण। मिसरिप्रेजेंटेशन का, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होती है? मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब है कोई ऐसी रॉन्ग स्टेटमेंट, सी दो चीजें हैं, पहले तो आपने जानबूझ के रॉन्ग स्टेटमेंट दी उसको फ्रॉड बोलते हैं, यहां पे क्या है मिस रिप्रेजेंट किया आपने रॉन्ग स्टेटमेंट लेकिन इनोसेंटली दी, आपको भी नहीं पता था फिर भी आप वो रॉन्ग स्टेटमेंट गलती से दे गए, हम इसको क्या बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। और विदाउट नोइंग दी एक्चुअल फैक्ट्स, आपको एक्चुअल फैक्ट्स नहीं पता थे लेकिन आपने सोचा शायद ये ऐसा ही है, विदाउट एन इंटेंशन ऑफ डिसीविंग द अदर पार्टी, आप दूसरी पार्टी को धोखा नहीं दे रहे थे, इंटेंशन टू डिसीव नहीं कर रहे थे। सो द टर्म मिसरिप्रेजेंटेशन मींस अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, वो फैक्ट which is made by one party to the other party, एक पार्टी दूसरी पार्टी को फैक्ट बताती है either before or at the time of entering into a contract, या तो जब वो एंटर हो रही है कॉन्ट्रैक्ट में या उससे पहले। सो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ रॉन्ग रिप्रेजेंटिंग द मटेरियल फैक्ट, आप जो मटेरियल फैक्ट है उसको गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो बस, बट इनोसेंटली, जानबूझ के नहीं, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज मेड इनोसेंटली, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। सो एग्जाम्पल लेते हैं, ए वांट टू सेल हिज डॉग टू बी एंड स्टेटेड इट इज ऑल राइट, कि बी कहता है कि हाँ जो उसका डॉग है, ए कहता है ए अपना डॉग जो है वो बी को बेचना चाह रहा है और ए कहता है हाँ मेरा डॉग बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। बी एक्चुअली बिलीव दैट हिज डॉग इज ओके, वो भी सोचता है एंड इज नॉट अवेयर दैट डॉग हैज फॉलन इल टुडे। ऑन दिस स्टेटमेंट बी खरीद लेता है डॉग, दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, राइट। अब इसके एसेंशियल्स क्या है, जब आप इसके एसेंशियल्स अच्छी तरह अंडरस्टैंड करोगे ना आपको क्लियर हो जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है। एक स्टेटमेंट, एक असर्शन होनी चाहिए सबसे पहले, ये कंडीशन है मिस रिप्रेजेंटेशन की, राइट। रिलेटेड टू अ मैटर जो फॉल्स बाद में प्रूव हो, आपने कोई स्टेटमेंट की बाद में वो गलत प्रूव हुई है बट
द स्टेटमेंट इज सेट टू इंड्यूस द अदर पार्टी, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। अदर पार्टी एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो भी गई है सच स्टेटमेंट के बिहाफ पे, बेसिस पे। सो इट मस्ट हैव बीन डन बाय द अदर पार्टी और हिज एजेंट एंड नो वन एल्स। सो ये स्ट्रेंजर ने ना की हो, अदर पार्टी या उसके एजेंट ने किया हो, ओनली देन वी कॉल इट मिसरिप्रेजेंटेशन। सो ये एसेंशियल्स हैं। बट ये जो मिसरिप्रेजेंटेशन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनोसेंटली होती है। इसमें जानबूझ के किसी को धोखा देना इसका मोटिव नहीं होता। इसके इफेक्ट्स क्या है, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड या कैंसिल कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि जो गलत हुआ है उसको ठीक कर दो, यानी कि पैसे दिए तो डैमेजेस, और कैन फोर्स एन एक्शन। आप ये भी कह सकते हो कि नहीं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अब इस पे एक्शन होना जरूरी है। सो ये अफेक्ट्स हैं इसके। मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड का डिफरेंस अंडरस्टैंड करते हैं। कोई भी ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट मेड विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव, आपने स्टेटमेंट तो दे दी है लेकिन धोखा देने के लिए नहीं। फ्रॉड में क्या होता है, स्टेटमेंट दी है पर धोखा देने के लिए। ओके, इट ओनली गिव्स ए राइट टू कैंसिल द डॉक्यूमेंट, इट गिव्स ए राइट टू एक्ट अगेंस्ट द चीटिंग, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और एक्ट अगेंस्ट द चीटिंग। नो डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड, एग्रीड पार्टी कैन क्लेम द डैमेजेस। कैवेट एम्प्टर अप्लाई होता है इसमें, बायर मस्ट टेक ड्यू केयर व्हाइल बाइंग। ये बायर को ध्यान देना था कि वो बाय करते हुए ठीक ठाक केयर करे। कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी के कहने पर। सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन को डील करता है, सेक्शन 17 फ्रॉड को डील करता है। केसेस इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ओनली, क्लेम अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज आल्सो पॉसिबल। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिसरिप्रेजेंटेशन। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो। हम डिस्कस कर रहे हैं मिस्टेक के बारे में। मिस्टेक सेक्शन 20 से सेक्शन 22, तीन सेक्शंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मिस्टेक को कवर किया हुआ है, राइट। सो मिस्टेक होती क्या है, मिस्टेक होती है कोई भी ऐसी रॉन्ग स्टेटमेंट मेड विच अफेक्ट द हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट। सो हम कोई भी स्टेटमेंट इस एक्ट में जब डिस्कस करते हैं तो हम इसीलिए करते हैं ताकि हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट होती है। सो मिस्टेक यूनिलेटरल हो सकती है या बायलेटरल, दोनों तरह से हो सकती है। यूनिलेटरल मिस्टेक होती है एक पार्टी जब मिस्टेक करती है, बायलेटरल मिस्टेक का मतलब है दोनों पार्टीज मिस्टेक करती हैं टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो मिस्टेक का मतलब क्या है, पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट आइदर इंटेंशनली और डेलिबरेटली डू समथिंग, और इंटेंडेड टू डू, और हैज डन समथिंग एल्स, राइट। या तो आप इंटेंशनली या डेलिबरेटली कुछ कर रहे हो, या इंटेंडेड टू आप करना चाह रहे हो कुछ इंटेंडेड इंटेंशनली, या आप कुछ कर चुके हो समथिंग एल्स, राइट। सो इसको हम मिस्टेक कहते हैं। मिस्टेक दो तरह की होती है, मिस्टेक कैन बी मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। मिस्टेक ऑफ लॉ कौन सी होती है, मिस्टेक ऑफ जनरल लॉ ऑफ द कंट्री। द कंट्री विल बी द कॉन्ट्रैक्ट विल बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। इस केस में क्यों, एवरीवन इज सपोज टू नो द लॉ। आप लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हो, आप राइट हैंड ड्राइव करते हो, आपको पता होना चाहिए इंडिया में कौन से हैंड ड्राइव चलती है। अगर आपका चलान होता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ लॉ, राइट। सेकेंडली, आप 18 ईयर से कम में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हो, विच इज मिस्टेक ऑफ लॉ। आपको पता होना चाहिए इंडियन में एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट 18 साल से ऊपर का बंदा ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। सो लॉ ऑफ द कंट्री। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, सो द पार्टी कमिटिंग सच एन एक्ट कैन नॉट बी अलाउड एनी रिलीफ। जो भी ऐसा करता है उसको कोई रिलीफ नहीं हो सकती। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, अब देखो, इन केस ऑफ मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ एंड द मिस्टेक इज द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर आप फॉरेन लॉ की मिस्टेक कर रहे हो और ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, एग्रीमेंट विल बी वॉइड हो जाएगा, राइट। सो इफ इट इज अ बायलेटरल मिस्टेक जहां पे बोथ दी पार्टीज आर इन्वॉल्व, दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है उस मिस्टेक के अंदर। मिस्टेक ऑफ प्राइवेट राइट ऑफ प्रॉपर्टी। प्राइवेट राइट ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, इफ द मिस्टेक इज ऑफ प्राइवेट राइट ऑफ प्रॉपर्टी एंड द मिस्टेक इज द मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, द एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड। इफ इट इज अ बायलैटरल मिस्टेक है तो इन्वॉल्विंग बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज को ये इन्वॉल्व करता है। इन केस ऑफ यूनिलेटरल मिस्टेक में क्या होगा, एग्रीमेंट वाइड विल नॉट बी वाइडेबल। यूनिलेटरल मिस्टेक में वाइडेबल नहीं होगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू यूनिलेटरल एंड बायलैटरल। सो बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, ए बायलैटरल मिस्टेक इज द मिस्टेक ऑफ फैक्ट डन बाय बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट।
दोनों पार्टीज ए एंड बी दोनों मिस्टेक करते हैं, इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। वॉइड हो जाएगा जब दोनों ने गलती कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिकल माइंड्स तो है ही नहीं। Section 20 says that both the parties to a contract are under mistake and the mistake relates to the mistake of fact which can affect the agreement to become the contract। जो एग्रीमेंट को अफेक्ट कर सकता था कि कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, एंड सच फैक्ट इज असेंशियल टू अ कॉन्ट्रैक्ट, और वो फैक्ट मटेरियल है, असेंशियल टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, द एग्रीमेंट विल बी वॉइड। वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा। सो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कैसे होगा? द मिस्टेक इज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर रहे हो, मिस्टेक मस्ट बी मिस्टेक ऑफ लॉ होनी चाहिए, इट मस्ट बी ऑफ सच जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए असेंशियल होनी चाहिए, इट मस्ट बी अ बायलेटरल मिस्टेक होनी चाहिए। अगर ये सब कंडीशंस नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। सो फॉलोइंग बायलेटरल मिस्टेक्स कवर होती हैं। फर्स्ट, सब्जेक्ट मैटर, आपको पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा इफ ऑल द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अनअवेयर, किस चीज के लिए? अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर on the date of the contract। So if the subject or reason or purpose of the contract is not in existence, contract becomes void। वो contract आप void मानोगे। For example, X and Y enter into a contract for buying horse के लिए, both are unaware that the said horse is dead on the date of agreement, so contract क्या हो गया? Void। Mistake regarding the identity of the subject, the mistake of both the parties with regard to the subject matter's identity। So identical minds नहीं है ना यहाँ पे, सेंट्रो कार और स्विफ्ट कार का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। So makes it void due to the no consensus addendum। Consensus addendum means both the parties think identical regarding the subject matter। A and B enter into an agreement to buy a Sentro car standing in a car sales shop, but A thinks it to be black colored Sentro, B thinks it to be grey colored। So कोई भी सेल इस केस में नहीं होगी। मिस्टेक ऑफ टाइटल, अगर पार्टीज को नहीं पता है द बायर इज ऑलरेडी द ओनर ऑफ द प्रोडक्ट, तो विच बायर वांट्स टू सेल, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। अगर आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओनर है उसको सेम बंदे को दोबारा थोड़ी एक ही चीज सेल कर दोगे। सो मिस्टेक ऑफ प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, अगर मिस्टेक रिलेटेड प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट है फॉर सेल, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। Quality of the subject matter, mistake regarding the quality of the subject matter for a particular item does not affect the consent unless it is done by both the parties। दोनों parties ने किया हो तब तक ये complete नहीं होता। Quantity of the subject matter, in case of difference between the quantity sold and purchased, the contract becomes void हो जाता है contract, right? अगर दोनों में difference हो। So this was about bilateral mistake। Then comes the unilateral, one-sided mistake, one of the parties to a contract। So one sided mistake बोलते हैं इसको। In these situations the contract does not become voidable। इस केस में contract voidable बिल्कुल भी नहीं होता, right? Act says अगर one of the parties had a mistake, the other party should have taken extra care to know किसके साथ वो contract कर रही है और क्या contract कर रही है, except in these circumstances। So क्या circumstances हैं? Regarding the nature of the contract, आपको ये पता होना चाहिए contract is of the type that it must be read and then understood, and due to incapacity of one of the parties to read and understood, the contract becomes void। For example, एक blind man signs a document जो उसको पढ़ा गया है, will not bind him and contract void हो जाएगा। So nature of the contract depend करेगा कि वो unilateral mistake है तो फिर contract void होना है या नहीं। इस केस में ऑफ कोर्स वॉइड हो जाएगा, अदरवाइज वॉइड नहीं होता। सेकेंड केस जिसमें वॉइड होगा वो है मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी। व्हेन मिस्टेक इज ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, इट में आल्सो अवॉइड ए कॉन्ट्रैक्ट। सो मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो जाएगा। व्हेन ए इंटेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट विद बी बट एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद सी, ए जो है वो इंटेंड टू कॉन्ट्रैक्ट है बी के साथ, बट एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद सी के साथ एंटर हो गया, अज्यूमिंग इट टू बी बी, ये सोचते हुए कि वो बी है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द मिस्टेक सेक्शन 20 से 22 तक एंड फ्री कंसेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। आपको इनमें कोई भी डाउट हो, बी इट फ्री कंसेंट, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक, अंडर इन्फ्लुएंस,
सो डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। मेरे को कमेंट्स में लिखना जरूर आपको ये कैसा लगा। टेक केयर, गुड बाय।